है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। दोस्तों आज इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस चेक करेंगे कि स्टॉक कैसा है कैसा नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है कि नहीं रखना है, टेक्निकली कहाँ तक भाग सकता है, कहाँ तक गिर सकता है, लेवल एंड टारगेट की बात करेंगे। दोस्तों आज इसकी पूरी रिसर्च करेंगे। उससे पहले कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ट्राइडेंट लिमिटेड काम क्या करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यान बनाता है, टावल्स बनाता है, ठीक है, बेड शीट्स बनाता है, ठीक है, एंड प्लस पेपर एंड केमिकल्स का काम भी यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड करता है। उसके साथ दोस्तों मार्केट कैप की बात करूँ तो मार्केट कैप भी यहाँ पे 7,180 करोड़ की निकल के आती है, यानी कि मिड कैप कंपनी है, 7,180 करोड़ की है। मार्केट कैप इसकी करंट प्राइस चल रहा है 14.10 पैसा का। हाई लगाया था 17 रुपये का, लो लगाया था 3 रुपये का दोस्तों, यानी कि ज़बरदस्त भागा है स्टॉक 3 से 17 रुपये यहाँ से। उसके साथ दोस्तों स्टॉक की पी की बात करूँ तो 26.70 है और बुक वैल्यू 6.29 रुपीज़ है। 6.29 रुपीज़ यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ से डबल से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त स्टॉक। उसी साथ दोस्तों डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो 2.5% है। एक बेहतरीन डिविडेंड यील्ड 1% से अबव तो मैं रिकमेंड करता ही हूँ कि जो 1% से अबव स्टॉक डिविडेंड यील्ड स्टॉक देता हो उसको रख लो, अगर उसकी ग्रोथ दिख रही है इन फ्यूचर की तब। उसके साथ दोस्तों ROC यहाँ पे 10.2% है, ROE यहाँ पे 11.3% है और फेस वैल्यू यहाँ पे 1 रुपीज़ है। 1 रुपीज़ यहाँ पे दोस्तों इसलिए क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ था रिसेंटली 2019 में। अभी पूरा डाटा दिखा दूंगा कौन सी तारीख थी या क्या था। उसके साथ दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसकी ROC 10% के आसपास होती है उसको फेयर कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है, और जिसकी 20% के आसपास होती है उसको गुड कैटेगरी में रखा जाता है, और जिसकी 30% के आसपास होती है उसको एक्सीलेंट कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी यहाँ पे 10 के आसपास है तो इसको हम यहाँ पे फेयर कैटेगरी में रख देंगे। लेकिन अगर एक एक्सेप्शनल केस ये होता है कि अगर इसकी ROC कम और ROE कम है किसी भी स्टॉक की और उसकी डिविडेंड यील्ड 1% से अबव है, तो स्टॉक भी यहाँ पे चल जाएगा, आप उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक की ऑलमोस्ट यहाँ पे जो करंट प्राइस चल रहा है 14 रुपये का, यानी कि पेनी स्टॉक है, ठीक है, मिड कैप कंपनी है, पेनी स्टॉक है, ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी ROC है वो 10 है। तो यानी कि इतने छोटे स्टॉक की जिसका प्राइस ये 14 रुपये चल रहा है उसकी अगर ROC ROE आपको 10% 11% ही मिल रही है ना, तो वो भी दोस्तों बेहतरीन है। कोई अगर छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, उसकी ROC आपको 10% के आसपास ही मिलना है तो उसको बहुत अच्छी कैटेगरी में रखा जाएगा और बहुत अच्छा माना जाएगा। साथ ही दोस्तों इसकी बात करूँ तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं 2.55% की, यानी कि सोने पे सुहागा। स्टॉक यहाँ पे बेहतरीन दिखाई दे रहा है। स्टॉक में फिलहाल अगर मैं बात करूँ मार्केट कैप और ROC और डिविडेंड यील्ड को लेकर, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों स्टॉक के अंदर। इसी के साथ दोस्तों इसकी अगर हम सेल्स की बात करें क्वार्टरली बेसिस पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने 1303 करोड़ की यहाँ पे सेल्स की है, जो कि सितंबर 2020 में यानी कि Q2 में यहाँ पे 1174 करोड़ थी, यानी कि यहाँ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़ती हुई नजर आई है। साथ में दोस्तों दिसंबर 2019 की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी यहाँ पे 1082 करोड़ की थी, जो कि 1303 करोड़ की हो गई, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर तो यहाँ बढ़ता हुआ नजर आया, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे ग्रोथ नजर आई है कंपनी के अंदर, जो कि एक बेहतरीन यहाँ पे सिग्नल है। और साथ दोस्तों दिसंबर 2019 की बात करें, देखो 40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि 242 करोड़ का हो गया, ये भी ज़बरदस्त हुआ, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों। साथ में 230 करोड़ का था सितंबर 2020 में, जो कि 242 करोड़ का हो गया, यानी कि यहाँ पे भी ग्रोथ दिखाई दी, ठीक है। उसके साथ दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिसंबर 2019 में 42 करोड़ का था, जो कि 149 करोड़ का यहाँ पे हो गया है। 149 करोड़ बेहतरीन एकदम, ठीक है। और इससे पहले क्वार्टर में 139 करोड़ का था, यानी कि ग्रोथ देखो, ग्रोथ साफ साफ यहाँ पे स्टॉक के अंदर दिख रही है। और स्टॉक पैनी है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा स्टॉक है उसके बाद इतनी ग्रोथ दिखा रहा है, छोटा स्टॉक है उसके बाद भी इतनी ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है अपनी कंपनी के अंदर। तो साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट भी 106 से 112 ही हुआ, ठीक है, और साथ में 37 से यहाँ पे 112 हुआ, तो यानी कि ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पे बेहतरीन कंपनी ने परफॉर्म करके दिखा दिया, और साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्म कंपनी ने यहाँ पे दिखा दिया है दोस्तों इसके साथ जितनी जरूरी यहाँ पे इसकी सेल्स और नेट प्रॉफिट है, उतने जरूरी यहाँ पे बैलेंस शीट भी है। तो बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि कंपनी के पास मार्च 2020 तक यहाँ पे 2523 करोड़ का रिजर्व था और 1984 करोड़ का यहाँ पे बोरोइंग थी, यानी कि डेट भी 1984 करोड़ का था और रिजर्व 2523 करोड़ का था। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं जो सितंबर 2020 के यहाँ पे रिजल्ट शो किए गए सितंबर 2020 तक का डाटा, तो यहाँ देखते हैं 2706 करोड़ हो गया, यानी कि रिजर्व तो बढ़ गया, यहाँ पे 200 करोड़ के आसपास यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया, एक बेहतरीन सिग्नल पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। उसके साथ दोस्तों बोरोइंग भी कम होनी चाहिए, तो 1984 करोड़ से 895 करोड़ हो गई, यानी कि बोरोइंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो गई। तो
ये चीज़ स्टॉक के अंदर देखनी बेहद जरूरी होती है कि भाई उसका रिजर्व बढ़ रहा है और बोरोइंग कम हो रही है। अगर रिजर्व बढ़ रहा है और बोरोइंग कम हो रही है, स्टॉक ग्रोथ दिखा रहा है, तो समझ लो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक है और बेहतरीन रिटर्न आने वाले टाइम पे आपको जनरेट करके देगा। इसीलिए बोलते हैं कि जैसे आपने कोई पोर्टफोलियो में अपने स्टॉक रखा है तो उसके रिजल्ट वगैरह आए या कुछ भी आए तो उसको चेक करते रहा करो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है अप टू डेट रहने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे बेहतरीन सेल्स और यहाँ पे आपको प्रॉफिट तो बेहतरीन दिया ही है, साथ में यहाँ पे जो रिजर्व था वो भी बेहतरीन बढ़ाया और यहाँ पे बोरोइंग भी बहुत ज़्यादा कम कर ली। एक छोटी कंपनी, छोटा स्टॉक, मिड कैप कंपनी और छोटा स्टॉक अगर इतना इतना कुछ कर रहा है ना कंपनी के लिए, तो वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है यहाँ पर। इसी के साथ दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना ही बहुत जरूरी होता है कि भाई प्रमोटर्स जो है उन्होंने कितनी होल्डिंग यहाँ पे अपनी ले रखी है। तो देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 73.02% यहाँ पे होल्डिंग है प्रमोटर की, जो कि सितंबर 2000 में 71.84 थी और उससे पहले 71.07 थी, उससे पहले 71.06 थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ना और प्रमोटर की होल्डिंग घटना ये दर्शाता है दोस्तों कि अगर प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है तो उसके अपने कंपनी विश्वास बढ़ रहा है, कंपनी वो अच्छा काम करेगा आने वाले टाइम पे, कि भाई विश्वास है कि बिजनेस आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा रन होगा और बेहतरीन होगा। लेकिन अगर प्रमोटर खुद ही अपनी कंपनी के शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं और कम करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वहम आ जाता है, या फिर रियलिटी भी यही है, वहम की क्या बात है कि प्रमोटर्स को यानी कि जो उसके ओनर्स हैं उनको ही अपनी कंपनी विश्वास नहीं रहा है, इसलिए वो अपने स्टेक्स बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक ये भी पॉजिटिव सिग्नल है कंपनी के अंदर। उसके साथ दोस्तों एफ की बात करूँ तो एफ भी यहाँ पे 1.60 से 1.61 हो गए। ठीक है, बढ़ा दी इन्होंने भी अपनी होल्डिंग, ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत जरा सी बढ़ाई है, बिल्कुल नेग्लिजिबल बोल सकते हैं आप, लेकिन बढ़ाई है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों डीआई के पास यहाँ पे होल्डिंग ना पहले थी ना अब है इतनी ज़्यादा। गवर्नमेंट के पास 0.92 है, पब्लिक के पास 22.48 है, 25 थी उससे पहले 26 थी। तो जो भी यहाँ पे कम हुई है वो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास ऐड होती नजर आई है, तो नॉर्मल सी चीज़ है दोस्तों। तो यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मैंने प्लेजिंग भी चेक करी, स्टॉक की प्लेजिंग भी बिल्कुल नहीं हो रखी है, बिल्कुल प्लेज फ्री स्टॉक है यहाँ पे। और प्रमोटर की होल्डिंग जो 75% के आसपास होती है, बता चलो 75% के 75% जिसकी कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग होती है वो कंपनी भी बहुत बढ़िया कैटेगरी में मानी जाती है और बहुत बढ़िया हाथों में मानी जाती है कि भाई कंपनी सेफ हाथों में है। 75% होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर की ऑलमोस्ट है, तो यानी कि कंपनी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी खड़ी उतरी है। इस साथ दोस्तों ये दिखाता चलूँ जो स्प्लिट हुआ था स्टॉक 1:10 में, तो ये हुआ था दिसंबर 13 2019 को। यहाँ पे स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट हुआ था 1:10 में। यहाँ पे एनालिस्ट की जो रिपोर्ट आती है दोस्तों उसमें आया है कि एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक 100%। यहाँ पे एनालिस्ट ने बोला है कि स्टॉक को बाय कर सकते हो। इसके साथ दोस्तों अगर मैं सेक्टर से कंपेयर करूँ, कंपनी का सेक्टर का जो पी रेशो 99.06 है, लेकिन कंपनी का 20.67 है पी रेशो, यानी कि यहाँ पर कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको सस्ती मिल रही है सेक्टर के मुकाबले। और यहाँ पे दोस्तों चेकलिस्ट चेक करें, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग वैल्यू तो यहाँ पे शो नहीं हो रही है कि इंटरेस्टिंग वैल्यू इसकी कितनी है, लेकिन यहाँ पे जो इसके रिटर्न्स है वो एफडी से बेहतर है। ठीक है, डिविडेंड रिटर्न यहाँ पे गुड ऑफर डिविडेंड, डिविडेंड भी मैंने आपको बताया 2% के ऊपर है तो बेहतरीन है, 1% से अब बेहतरीन माना जाता है, तो डिविडेंड यहाँ पे अच्छे हैं। साथ में जो एंट्री पॉइंट है ये तो हम टेक्निकली चेक करेंगे कि ओवरबॉट जोन में नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। और जो यहाँ पे रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग फाउंड स्टॉक इन एएसएम लिस्ट, दोस्तों एएसएम लिस्ट के अंदर है, यानी कि स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं एक साल के अंदर, इसलिए जो स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका होता है तो उसको एएसएम लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि ये पता करने के लिए सेबी डाल देती है, ताकि ये पता चल सके कि स्टॉक में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा, इसलिए उस स्टॉक को एएसएम लिस्ट के अंदर चेक किया जाता है। तो फिलहाल स्टॉक एएसएम लिस्ट के अंदर है। इस साथ दोस्तों यहाँ पे बात करें कि स्टॉक एक हफ्ते के अंदर कितना भागा है, देख सकते हैं एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे 3% ऑलमोस्ट फ्लैट है। और बात करूँ एक महीने की, एक महीने के अंदर 6% रिटर्न दिए हैं, जो कि एक अच्छे रिटर्न है। उसके साथ दोस्तों एक साल की बात करूँ तो एक साल के अंदर तो 135% रिटर्न दे दिए, 3 रुपये का लो लगा के 16 रुपये का हाई लगा दिया यहाँ पे। तो यानी कि एक साल के अंदर जो इसने रिटर्न जनरेट की, इसी के चक्कर में एएसएम लिस्ट के अंदर आया कि भाई 165%, वो 135% जो भागा है वो आखिर क्यों भागा है, इसके रीजन चेक करती है सेबी दोस्तों। एक साथ दोस्तों अगर मैं 5 साल की बात करूँ, 5 साल में कितने रिटर्न है, तो 5 साल में 181.72% रिटर्न यहाँ पे कंपनी जनरेट कर चुकी है दोस्तों। इस साथ मैं बताता चलूँ, देखो कंपनी में कोई भी कमी नहीं दिखी, कोई भी आपको मैंने दिखाया कोई ऐसी कमी जनरली नहीं दिखी। तो ये जो भागा है ये अपने रीजंस की वजह से भागा है कि कभी कंपनी अच्छे यहाँ पे सब कुछ अच्छा शो कर रही है, रिजर्व अच्छा है, बोरिंग कम है, सब कुछ बढ़िया, सेल्स ग्रोथ हो रही है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, यानी कंपनी बेहतरीन इसलिए भाग रही है। इसलिए यहाँ पे कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। अगर स्प्लिट से पहले की बात करें तो यहाँ पर 60 70 80 रुपये स्टॉक चला करता था, लेकिन जब स्प्लिट हुआ उसके बाद 6 7 रुपये पे आ गया। ठीक है, तो उसके बाद की ये वैल्यू है यहाँ पर।
इसके बाद दोस्तों हम आ गए इसके चार्ट पे और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी आरएसआई चल रही है, इस वक्त चल रही है 56। तो स्टॉक इस वक्त स्टेबल है, ना तो ओवरबॉट जोन में है और ना ओवरसोल्ड जोन में है, ठीक है। 56 यहाँ पे आरएसआई है, तो यानी कि स्टेबल स्टॉक है, नॉर्मल स्टॉक है। यहाँ पे गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कहाँ तक गिरेगा या कहाँ तक बढ़ेगा। तो लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं उसी के साथ ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है या नीचे दिख रही होगी ये वाली, तो दोस्तों ये इसका 200 मूविंग एवरेज है, जो कि निकल के आता है 7.92, यानी कि 8 रुपये ऑलमोस्ट। यानी कि स्टॉक का जो रियल प्राइस है, जो स्टॉक का असली प्राइस है वो 8 रुपये होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे डबल चल रहा है। और कल मैंने दोस्तों टाटा मोटर की वीडियो बनाई थी, टाटा मोटर को तो आपने देख ही लिया था कि क्या हालत थे उसके, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टॉक डबल चल रहा है, इसका 200 मूविंग एवरेज 8 रुपये के आसपास आता है। तो इसके साथ दोस्तों बात करूँ करंट प्राइस की, देखते हैं करंट प्राइस चल रहा है 14 रुपये 15 पैसे यहाँ पर, जो कि यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पे स्टॉक कई दिनों से दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे आप देखते हैं कई दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा गिरा भी था, गिरावट भी हुई थी, लेकिन स्टॉक गया था। जो गिरावट हुई थी दोस्तों वो हुई थी इसकी 12 रुपये 75 पैसे तक की यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन 12 रुपये 75 पैसे पे इसने सपोर्ट लिया, तगड़ा सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर की तरफ भाग गया। तो यानी कि इसका 12 रुपये 75 पैसे, यानी कि 12 रुपये 75 पैसे, यानी कि 13 रुपये ऑलमोस्ट अगर स्टॉक आता है, 13 रुपये अगर स्टॉक आता है तो 13 रुपये यहाँ पे इसका बेहतरीन जो सपोर्ट है, बेहतरीन सपोर्ट निकल के आता है 13 रुपये का। उसके बाद दोस्तों अगले सपोर्ट की बात करूँ तो अगला सपोर्ट इसका काफ़ी नीचे है, ठीक है, जो कि निकल के आता है ये इसका अगला सपोर्ट है, जो कि 7 रुपये, जो इसका 200 में एवरेज चल रहा है 8 रुपये के आसपास, इसका वही अगला सपोर्ट है, ठीक है। पहले तो इसका सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ऑलमोस्ट 13 रुपये निकल के आता है इसका जो सपोर्ट है, 13 रुपये का, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा हिल गया है, रुपये का यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है। उसके बाद जो अगला सपोर्ट निकल के आता है वो 8 रुपये का निकल के आता है, जो कि इसका 200 मूविंग एवरेज है। तो फिलहाल आपको क्या रिकमेंडेशन है, फिलहाल आपको रिकमेंडेशन देखो, कंपनी अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी, अगर आपको भी अच्छी लगी तो आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हो। लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको क्या लगता है वो आप देख लीजिएगा, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ यहाँ पे 13 रुपये पे जीटी लगाने वाला हूँ, 13 रुपये का। अगर 13 रुपये पे स्टॉक आता है तो मैं इसकी 100 क्वांटिटी खरीद लूँगा। 100 क्वांटिटी यहाँ पे खरीदने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 100 क्वांटिटी आएंगी यहाँ पे 1300 रुपये की, ठीक है। 1300 की यहाँ पे 100 क्वांटिटी खरीद लेंगे। उसी साथ दोस्तों अगर ये गिरावट में रहता है तो 1300 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर गिरता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो इस जो आर एस 56 है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया ये ऑलमोस्ट स्टेबल है, यहाँ से गिर भी सकता है, भाग भी सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर गिरना शुरू हुआ तो अगर ये यहाँ तक जाता है 8 रुपये तक, तो 8 रुपये पे 100 क्वांटिटी और खरीद लेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1300 रुपये लगा देंगे, फिर 8 रुपये पे 100 घंटे लगे, 800 रुपये और लगा देंगे, बस इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा ऐड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको लगाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कंपनी सब कुछ अच्छा करके दिखा रही है, ग्रोथ, नेट प्रॉफिट, रिजर्व, बोरोइंग, सब मतलब बोरोइंग भी कम कर रही है, तो बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्म कर रही है कंपनी। और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि देखो 2000 3 हज़ार रुपये छोड़ना ना, 2000 छोड़ दिए या फिर 3000 छोड़ दिए एक साइड में लॉन्ग टर्म के लिए, 3 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इतने पैसा छोड़ना, ठीक है। तो इतना मैं साइड में रख सकता हूँ इनके लिए, इस कंपनी को खरीद के एक साइड में रख सकता हूँ, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड करने वाला हूँ। आपने क्या करना है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दी डिटेल। इसके साथ दोस्तों कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे हाई पे फंस चुके हैं, अगर आपने हाई पे यहाँ पे बाइंग कर ली थी, जो कि यहाँ पे 15 रुपये या 16 रुपये या जो भी है, तो ये कहना चाहूँगा देखो कंपनी बेहतरीन है, कंपनी अच्छी है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज करोगे तो बेहतरीन होगा, एवरेज करो, बाय ऑन डिप करो, थोड़ी सी क्वांटिटी, अगर 1000 क्वांटिटी आपके पास इकट्ठी भी हो गई तो यहाँ पे आपका 15 रुपये के हिसाब से अगर मैं लगाऊँ तो 15,000 रुपये हो गए। 15,000 रुपये में कोई ऐसा नहीं है कि आप डूब जाओगे, ठीक है। और 15,000 में कोई ऐसा नहीं है आप बहुत ज़्यादा डूब जाओगे, और डूबने वाली कंपनी है भी नहीं। जो डूबने वाली कंपनी है तो मैं सीधा बता देता हूँ कि भैया डूबने वाली कंपनी एग्जिट हो जाओ। फिर लोग मुझे भले ही गालियाँ दें कि भैया ये कंपनी नहीं डूबेगी, फलाना ढिमकाना, पर जो मुझे लगती है वो लगती है, और जो नहीं लगती वो नहीं लगती, और होता भी वही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कंपनी यहाँ मेरे को बेहतरीन लग रही है, आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर दोस्तों कुछ भी पूछना रह गया हो, कुछ भी बात रह गई हो जो मैं बताना भूल गया हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब यहाँ पे देता हूँ दोस्तों। और प्लीज़ जो भी इसको लेना चाहते हो उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि उसको पूरी इन्फो मिल सकेगी कि स्टॉक कैसा है और कैसा नहीं। और फिलहाल ये कहना चाहूँगा, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग अ वीडियो।